दोस्तों नमस्कार। बहुप्रतीक्षित योगी आदित्यनाथ दूसरे कार्यकाल के मंत्रिमंडल में आज मंत्रियों ने शपथ ले ली। 52 मंत्रियों ने शपथ लिया है। योगी आदित्यनाथ से 53 हो जा रहे हैं। निश्चित रूप से यह मंत्रिमंडल एक्सीलेंट मंत्रिमंडल कहा जा सकता है। हर वर्ग, हर संप्रदाय, हर क्षेत्र को उनकी आबादी, उनके महत्व को देखते हुए शामिल किया गया है। तमाम ऐसे चेहरे जिनके नामों की चर्चा पिछले कई दिनों से हो रही थी कि मंत्री बनाए जाएंगे, उनको मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया है। जो दो पिछली सरकार में कई कद्दावर मंत्री रहे हैं, वो किन्हीं कारणों से उनको, जिनके छवि नहीं अच्छी थी या परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था, उनको शामिल नहीं किया गया। परिवारवाद का बिल्कुल शून्य कर दिया गया है लगभग। अब अगर हम इनके संगठन के या जो है गठबंधन के लोग छोड़ें, क्योंकि अगर अनुप्रिया पटेल मंत्री हैं केंद्र में, तो उनका पति बनाया गया है इसको परिवार के रूप में, क्योंकि गठबंधन से हैं। संजय निषाद कैबिनेट मंत्री बनाए गए, उनका बेटा सांसद है। ये गठबंधन को छोड़ दें तो मंत्रिमंडल में किसी भी इस प्रकार के नेता को या परिवार के सदस्य को नहीं शामिल किया जिस पर इस तरीके का कोई आरोप हो। निश्चित रूप से अगर हम एक एक नाम को पढ़ते जाएं तो आप मानिए कि एक्सीलेंट और हर क्षेत्र, हर बड़े कद्दावर के जनपदों को जो विपक्ष के उनका कवर किया गया है। चाहे रायबरेली की सोनिया गांधी क्षेत्र हो, मैनपुरी क्षेत्र हो, कन्नौज क्षेत्र हो, सबको में प्रतिनिधित्व देकर एक ऐसा मंत्रिमंडल बनाया गया है जो 2024 के समीकरण के हिसाब से कहा जा सकता है। इसमें कहा जा सकता है कि न मोदी की, न योगी की या किसी की नहीं चलने की बात इसमें अगर चली है तो 2024 लोकसभा चुनाव के समीकरण के को लेकर की गई तैयारी को महत्व दिया गया। अगर हम बात करें केशव प्रसाद मौर्य, निश्चित रूप से चुनाव हारे थे, लेकिन उत्तर प्रदेश के पिछड़ों के सबसे सर्वमान्य और कद्दावर नेता हैं, इसलिए इनको चुनाव हारने के बाद भी उनको पुरानी स्थिति बहाल की, उनको वो सम्मान दिया गया। दूसरा है ब्रजेश पाठक। ब्रजेश पाठक निश्चित रूप से अपनी छवि, अपनी मेहनत, पार्टी वर्क कमिटमेंट के कारण ब्राह्मणों के एक बड़े नेता, कद्दावर नेता के रूप में बढ़े हैं, इसलिए उनको उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। तो पिछड़ों और ब्राह्मणों दो को प्रतिनिधित्व दिया गया। तीसरा आप आता है पूर्वांचल के कद्दावर नेता सूर्य प्रताप शाही, जो भूमिहार से आते हैं, उनको सम्मान दिया गया है, कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। आप सुरेश कुमार खन्ना, जो 9 बार के लगातार विधायक चुने जा रहे हैं, इनको कैबिनेट मंत्री में शामिल किया गया। सुरेश खन्ना निश्चित रूप से बहुत बेहद ईमानदार और सबको साथ लेकर जनप्रिय, लोकप्रिय नेता हैं, क्योंकि जहां से चुनकर आते हैं, अगर जाति का आधार होता तो खन्ना कभी विधायक नहीं, लेकिन अपने व्यवहार, अपनी मेहनत, अपनी लगन से वो चुनाव जीत कर आए। स्वतंत्र देव सिंह प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष हैं। निश्चित रूप से उनको 2022 में कड़ी मेहनत की, उनकी मेहनत का और संगठनात्मक क्षमता का उनको लाभ दिया गया। पिछली सरकार में भी वो मंत्री थे, कैबिनेट मंत्री थे, लेकिन उनको 2019 में प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया और 2022 में उनकी मेहनत रंग लाई और उनका एक बार फिर सम्मान देकर कैबिनेट मंत्री बनाया गया। बेबी रानी मौर्य, जो उत्तराखंड की राज्यपाल थी, उनको चुनाव के पहले इस्तीफा दिलाकर लाया गया था। तो ये माना जाता था कि दलित महिला का एक बड़ा चेहरा है। जाटो, पहले मौर्य लिखती थी, लेकिन बाद में जाटो भी लिखने लगी थी। जाटो समुदाय से आती हैं, तो निश्चित रूप से, और आगरा ग्रामीण क्षेत्र से जीत के आई हैं। तो बेबी रानी मौर्य को एक सम्मान देकर दलितों में जिनका 2022 विधानसभा चुनाव बीजेपी के जीत में बहुत महत्वपूर्ण योगदान था, उनको महत्व देकर दलितों में एक अच्छा संदेश दिया गया है। अब इसके अलावा आप आते हैं लक्ष्मी नारायण चौधरी, ये जाट नेता हैं, बहुत छाता मथुरा से आते हैं, कद्दावर नेता है, 4थी बार चुनाव जीत कर आए हैं। पिछली सरकार में मंत्री थे, इस बार भी मंत्री हैं। ये बेलाग बातचीत के लिए और अच्छी छवि के माने जाते हैं। जयवीर सिंह मैनपुरी से जीत कर आए हैं, जो मुलायम सिंह का गढ़ माना जाता है। मुलायम सिंह के परिवार का दबदबा, उसको देखते हुए जयवीर सिंह हमेशा सपा के प्रभाव में एक प्रभावशाली नेता के रूप में माने जाते हैं। यह
उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य मंत्री भी रहे हैं, तो इनको कैबिनेट मंत्री बना करके मैनपुरी में मुलायम सिंह परिवार या मुलायम सिंह के क्षेत्र को, अखिलेश के प्रभाव के क्षेत्र को कम करने का प्रयास किया गया है। धर्मपाल सिंह निश्चित रूप से ये बहुत वरिष्ठ नेता हैं, बरेली के आंवला विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। ये कल्याण सिंह के मंत्रिमंडल में मंत्री रहे और 3-4 बार मंत्री, जो 5वीं बार विधायक चुन के आए हैं। एक बहुत सुशील, योग्य और लोकप्रिय नेता के रूप में बरेली में जाने जाते हैं। नंद गोपाल गुप्ता नंदी, ये आगरा इलाहाबाद पूर्व से जीत के आए हैं। नंदी 2007 में पहली बार विधायक बने थे, भाजपा सरकार में कबीना मंत्री बने थे, उसके बाद भाजपा में शामिल हुए, पिछली सरकार में भाजपा में मंत्री थे और इस बार भी उन्हें मंत्री बनाया गया है। इलाहाबाद से दूसरे मंत्री जो थे सिद्धार्थ नाथ सिंह, वो चुनाव तो जीते हैं लेकिन उनको अवसर नहीं दिया गया। भूपेश सिंह चौधरी जाट नेता हैं, इनको अवसर मिला। अनिल राजभर जो वाराणसी से आते हैं, प्रधानमंत्री संसदीय क्षेत्र से आते हैं और ओम प्रकाश राजभर के बेटे को हरा के आए हैं, तो उन्हें महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। जितिन प्रसाद जो कांग्रेस में कैबिनेट मंत्री रहे हैं, केंद्र में कैबिनेट मंत्री रहे हैं, एक कद्दावर नेता हैं, ब्राह्मण के बड़े चेहरे हैं, वो भाजपा में शामिल हुए थे। पिछली बार विधान परिषद सदस्य बना करके उनको कैबिनेट मंत्री बनाया गया था। इस बार उनको फिर सम्मान देकर शाहजहांपुर और पीलीभीत इस बेल्ट में एक मैसेज दिया गया है ब्राह्मण नेता को। उनका, हालांकि उनका पूरे प्रदेश में एक अपना नेटवर्क है, उसका भी सम्मान देकर जोड़ा गया। राकेश सचान निश्चित रूप से कांग्रेस से भी सांसद रहे, सपा विधायक रहे हैं, एक कानपुर देहात से आते हैं, एक बहुत अच्छे उस बेल्ट के बड़े नेता, कुर्मी नेता के रूप में हैं। जातीय समीकरण हिसाब से इनको कैबिनेट मंत्री बना के एक अच्छा संदेश दिया गया है। अरविंद कुमार शर्मा, जिनको लेकर के जब ये प्रधानमंत्री कार्यालय से इस्तीफा देकर आए थे तो माना जाता था कि उनको महत्वपूर्ण पद दिया जाएगा, लेकिन तमाम आरोप प्रत्यारोप के बीच और विवाद भी खड़े हुए। खबरें भी छपी कि अरविंद कुमार शर्मा को पीएमओ चाहता है लेकिन वो आगे नहीं चाहते हैं। उन्हें भी इस बार कैबिनेट मंत्री बना करके सम्मान दिया गया है और यह बात निर्मूल साबित हुई कि योगी आदित्यनाथ को अरविंद कुमार शर्मा को लेकर कोई विरोध था। अगर विरोध होता तो इस बार भी उनको शामिल नहीं किया जा सकता था। तीसरा योगेंद्र उपाध्याय, ये आगरा साउथ से जीत कर आते हैं, ये भी ब्राह्मण के अच्छे चेहरे हैं और इनका भी एक अच्छा प्रभाव है हाथरस और आगरा के बेल्ट में। आशीष पटेल जो अनुप्रिया पटेल के पति हैं, विधान परिषद सदस्य हैं और गठबंधन के सदस्य हैं, इनको 17 सीटें दी गई थी अपना दल को, जिसमें 12 जीत के आए हैं। तो आशीष पटेल को विधान परिषद के सदस्य होने के बाद भी उनको कैबिनेट मंत्री बनाया गया। संजय निषाद, जैसा कि गठबंधन था कि 2 बड़े गठबंधन थे, अब अपना दल और निषाद पार्टी, तो संजय निषाद को भी कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। ये 18 मंत्री हैं जो कैबिनेट मंत्री बनाए गए। हर मंत्री का अपना योगदान है, हर के एक कोई ना कोई समीकरण है, किसी न किसी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब अगर हम बात करें राज्य मंत्रियों में, तो राज्य मंत्री में हम आते हैं हरदोई से नितिन अग्रवाल। नितिन अग्रवाल कद्दावर नेता रहे, नरेश अग्रवाल के बेटे हैं और अभी हरदोई की सभी सीटों पर, 7 की 7 सीट पर चुनाव जिताने में सफल रहे हैं। दूसरा, यह समाजवादी पार्टी छोड़ के आए थे, इनको विधानसभा का उपाध्यक्ष बनाया गया था। तीसरा, विधान परिषद सदस्य का जो चुनाव हो रहा है वो भी निर्विरोध चयन कराया, भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाला है, तो इसको इनके कद को देखते हुए इनको सम्मान दिया गया है। दूसरा, 2 और अग्रवाल समाज से बनाए गए हैं। एक हैं कपिल देव अग्रवाल, ये मुजफ्फरनगर से आते हैं, इनका भी काफ़ी लोकप्रियता, एक अच्छे अपने कम्युनिटी माने जाते हैं। और तीसरे हैं रविंद्र जायसवाल जो प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र से आते हैं। तो व्यापारी वर्ग के भी 3 क्षेत्र के 3, एक नरेश अग्रवाल मध्य क्षेत्र के, दूसरा मुजफ्फरनगर पश्चिम उत्तर प्रदेश के और तीसरे अग्रवाल प्रतिनिधि का वाराणसी संसदीय क्षेत्र के रहे, वाराणसी पूर्व के रविंद्र जायसवाल को 3 व्यापारी वर्ग के बड़े कद्दावर नेता बनाएंगे। संदीप सिंह जो अलीगढ़ और कल्याण सिंह के प्रपोत्र हैं, इनको भी स्वतंत्र प्रभार, ये सब स्वतंत्र प्रभार के मंत्री जिनके बता रहा हूँ दिया गया है। गुलाब देवी जो पिछली बार राज्य मंत्री थी, चंदौली से आती हैं, इनके स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री बनाया गया है। गिरीश चंद यादव ये जौनपुर से आते हैं और जौनपुर में एक बड़े नेता के रूप में, पिछड़ों में इनका यादव वर्ग में भी अच्छा
दबाव है और आजमगढ़ जौनपुर समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है, इसलिए गिरीश चंद्र यादव को यहाँ से राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दे करके वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने 2024 के लिए अपना एक जनाधार बनाने का पिछड़ों में भी प्रयास किया है। धर्मवीर प्रजापति जो है ये भी राज्य मंत्री बनाए गए हैं। अब असीम अरुण जो अखिलेश यादव के कन्नौज संसदीय क्षेत्र से आते हैं, कन्नौज से जीत कर आए हैं। ये श्री राम अरुण, इनके पिताजी पूर्व डीजीपी थे मायावती सरकार में। असीम अरुण की एक अच्छी छवि मानी जाती है, ईमानदार पुलिस अधिकारी रहे। चुनाव के पहले इस्तीफा देकर आए और चुनाव कन्नौज जैसे सापा के गढ़ से चुनाव जीत कर आए, तो इनको भी स्वतंत्र प्रभार दे करके एक अच्छा संदेश दिया गया। ये युवा हैं और ये संदेश दिया गया कि इनसे प्रशासनिक कार्यों से लेकर के और तमाम क्षेत्रों में भी अच्छी भूमिका में इनको हो सकता है बेस्ट मंत्रालय भी दिया जाए, क्योंकि इनकी छवि अच्छी है, इनकी सोच अच्छी है और इनके बारे में एक आम धारणा भी है कि ईमानदार अफसर रहे हैं। इसलिए इनको भी दे करके दलितों में दलित युवाओं में भी ये संदेश दिया गया है कि भारतीय जनता पार्टी ने अच्छे अधिकारियों को भी सम्मान दिया है। जेपीएस राठौर, इन्हें भी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाया गया है। दयाशंकर सिंह बहुत पुराने नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के संगठन में वर्षों से रहे हैं। लखनऊ यूनिवर्सिटी के छात्र नेता हैं, हम लोगों के मित्र भी, भाई भी हैं और स्वाति सिंह के पति हैं। स्वाति सिंह और दयाशंकर सिंह को पिछले दिनों विवाद भी होता है कि सरोजनी किसको टिकट दिया जाए, तो स्वाति सिंह को तो टिकट नहीं दिया गया, लेकिन दयाशंकर सिंह के पार्टी के प्रति मेहनत, ईमानदारी, कमिटमेंट को देखते हुए उन्हें बलिया से टिकट दिया गया और बलिया से विधायक चुनकर आए हैं। दयाशंकर को स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री बनाया गया है। नरेश कश्यप को स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री बनाया गया। अब रायबरेली के विधान परिषद सदस्य दिनेश प्रताप सिंह को, जो सोनिया गांधी के खिलाफ लोकसभा चुनाव भी लड़े थे, उनको सम्मान दिया गया है और रायबरेली में एक प्रभाव बनाने के लिए दिनेश सिंह का एक अच्छा प्रभाव, इनके भाई भी कांग्रेस से विधायक थे, वो भी भाजपा में शामिल हो गए थे। तो दिनेश प्रताप सिंह को रायबरेली का प्रतिनिधि दिया गया, जो सोनिया गांधी का संसदीय क्षेत्र माना जाता है। वहाँ से एक नाम चल रहा था कि अदिति सिंह जो अभी जल्दी भाजपा में से, उनसे काफ़ी बड़ा कद, काफ़ी महत्वपूर्ण दिनेश प्रताप सिंह है। इसलिए दिनेश प्रताप सिंह को दे करके ये मैसेज दिया गया कि रायबरेली में भी वो 2024 की कड़ी चुनौती देने वाले हैं। दयाशंकर मिश्रा को स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री बनाया गया। मयंकेश्वर सिंह, ये जो है तिलोई अमेठी से आते हैं। अमेठी जो राहुल गांधी का संसदीय क्षेत्र है, यहाँ से भी मयंकेश्वर सिंह को मंत्री बना करके, तो रायबरेली और अमेठी दोनों संसदीय क्षेत्र को प्रतिनिधि देकर प्रभाव बनाया गया है कि यहाँ भी आने वाला 2019 में तो अमेठी हारे थे, 24 रायबरेली जीते थे, लेकिन 2024 के लिए अमेठी और रायबरेली दोनों के लिए मंत्री बना करके, स्वतंत्र प्रभार मंत्री बना दे करके निश्चित रूप से दोनों संसदीय क्षेत्र में राहुल गांधी और सोनिया गांधी के लिए फिर कड़ी चुनौती देने का प्रयास बीजेपी ने किया है। दिनेश खटीक, संजीव गौड़, ये अपने अपने क्षेत्र में अच्छा प्रभाव रखते हैं, इनको स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री बनाया गया। बलदेव सिंह आलेख, ये बिलासपुर रामपुर से आते हैं, जो आजम खां का क्षेत्र माना जाता है। यहाँ से एक मंत्री बना करके रामपुर में भी ये प्रभाव दिया गया, बीजेपी के प्रभाव बढ़ाने का एक प्रयास किया गया है। अजीत पाल एक भी कानपुर देहात से आते हैं। जसवंत सैनी, ये पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हैं, पिछड़ों में अच्छी इनकी पकड़ है, सैनी समुदाय में अच्छा इनका है, इसलिए इनको सम्मान देकर के, जो पिछले दिनों 3 बड़े नेता पिछड़ों के छोड़ के गए थे, सैनी और जो है स्वयं प्रसाद मौर्य, इनका विकल्प नए सिराब से जसवंत सैनी को बना करके एक पिछड़े वर्ग के जो अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको सम्मान दिया गया है। रामकेश निषाद तिंदवारी बांदा से आते हैं। पिछली बार बुंदेलखंड 19 की 19 सीट जीती थी, लेकिन वहाँ प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया था। इस बार रामकेश निषाद जो तिंदवारी से आते हैं, मनोहर लाल मन्नू कोरी जो मेहरौली ललितपुर से आते हैं। बुंदेलखंड में 2 बनाए गए, क्योंकि इस बार भी 19 में से 16 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती हैं, तो बुंदेलखंड का प्रतिनिधित्व दिया गया है। संजय गंगवार, ये पीलीभीत से आते हैं,
जो चर्चा का विषय रहा है, जहाँ पर किसान आंदोलन को लेकर एक किसानों को कुचलने की घटना हुई थी, वहाँ से चुनकर आए। तो तिंदवारी यहाँ जो है संजय गंगवार पीलीभीत में भी वहाँ प्रतिनिधि देकर एक प्रयास किया गया कि 2024 का बेहतर प्रयास, मतलब लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए एक अवसर दिया गया वहाँ पर। ब्रजेश सिंह ये देवबंद से आते हैं, सहारनपुर से। केपी मलिक बड़ौत बागपत से आते हैं। सुरेश राही जो सीतापुर के रामलाल लाही के जो गृह राज्य मंत्री रहे भारत सरकार में, कांग्रेस सरकार में, उनके बेटे हैं, इनको मौका दिया गया। सोमेंद्र तोमर ये मेरठ दक्षिण से आते हैं, इनको भी राज्य मंत्री, ये सब राज्य मंत्री जिनका मैं नाम ले रहा हूँ। स्वतंत्र प्रभार तो केवल अरुण कुमार सक्सेना जो बरेली से आते थे, दिनेश प्रताप सिंह, इन सबको दिया था। इसके बाद जितने मैंने नाम लिया हूँ ये सब राज्य मंत्री, मयंकेश्वर सिंह, दिनेश खटीक, संजीव गौड़, बलदेव सिंह आलेख, अजीत पाल, जसवंत सैनी, रामकेश निषाद, मनोहर लाल मन्नू कोरी, ये सब राज्य मंत्री हैं। अब इसके अलावा संजय गंगवार जो पीलीभीत से बता रहा हूँ मैं, केपीएस मलिक बड़ौत बागपत से है, सुरेश राय सीतापुर से, सौमेंद्र कुमार मेरठ दक्षिण से, अनूप प्रधान वाल्मीकि ये खैर अलीगढ़ से आते हैं चीज़ें। प्रतिभा शुक्ला ये कानपुर देहात से आती हैं, जो इनका अच्छा ब्राह्मणों में अच्छा प्रभाव है, कानपुर देहात, कानपुर आसपास में, जो कि इनका अच्छा प्रभाव, इसलिए इनको प्रतिनिधि देकर वहाँ पर एक 2024 के लिए सवर्णों में एक विशेष अच्छा संदेश दिया गया है। राकेश राठौर ये भी राज्य मंत्री हैं, ये भी सीतापुर से बनाया गया। रजनी तिवारी इन्हें शाहाबाद हरदोई से चुनी गई हैं, पिछली बार भी विधायक थी, इस बार चुनी गई हैं। तो हरदोई में तो सात की सातों जीती हैं। नरेश अग्रवाल को जहां उनके परिवार को, नितिन को बना के सम्मान दिया गया है, तो दूसरे ब्राह्मणों में भी एक संदेश दिया गया, रजनी तिवारी को राज्य मंत्री बनाया गया है। सतीश शर्मा यह दरियाबाद बाराबंकी से चुनकर आए हैं, जहां सापा के कद्दावर नेता अरविंद सिंह गोप को चुनाव हराया है, तो यहाँ पर इनको सम्मान दिया। और एक अल्पसंख्यक समुदाय के दानिश आज़ाद अंसारी को बनाया गया है, राज्य मंत्री बनाया गया है। और श्रीमती विजय लक्ष्मी गौतम राज्य मंत्री बनी। तो 52 सदस्यीय मंत्रिमंडल में, जिसमें 18 कैबिनेट मंत्री, 14 राज्य मंत्री और 20 राज्य मंत्री स्वतंत्र और 20 राज्य मंत्री, 52 योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जो 53, इन 53 सदस्यीय मंत्रिमंडल एक एक नाम को आप देखें तो लगता है कि मुलायम सिंह के क्षेत्र को घेराबंदी की गई है, अखिलेश के क्षेत्र की घेराबंदी की गई है, सोनिया गांधी और राहुल गांधी के क्षेत्र की घेराबंदी की गई, और साथ ही जातीय समीकरण का पश्चिम से लेकर पूरब, बुंदेलखंड से लेकर रुहेलखंड, मध्य क्षेत्र, सबको समायोजित किया गया है। तमाम क्षेत्रों में ऐसे नाम आए हैं जिनको कभी चर्चा भी नहीं की, इनको मंत्री दिया गया। तो भारतीय जनता पार्टी ने का ये मंत्रिमंडल योगी आदित्यनाथ का दूसरा कार्यकाल निश्चित रूप से बहुत बेहतर मंत्रिमंडल बनाया गया। तमाम बड़े चेहरे जिनको लेकर चर्चाएं होती थी, ईडी के राजेश्वर सिंह को, राजनाथ सिंह के बेटे जो है पंकज सिंह को, के अलावा जो पिछली सरकार में तमाम बड़े बड़े कद्दावर नेता रहे, लालजी टंडन के बेटे आशुतोष टंडन को, और जो है सिद्धार्थ नाथ सिंह इलाहाबाद, ये लाल बहादुर शास्त्री परिवार से आते हैं। इसके अलावा जो है आप सतीश महाना, ये सब तमाम जो परिवार से जुड़े हुए बड़े बड़े परिवार, राजघराने, मतलब जो बड़े बड़े राजनीतिक परिवार बीजेपी जैसे टंडन जी हो, राजनाथ सिंह हो, या लाल बहादुर शास्त्री परिवार के जो प्रतिनिधि के रूप में माने जाते थे, इन सबको अवसर नहीं दिया गया। इसका जो पुराने मंत्री थे वो कोई कारण भी हो सकता है, दूसरा एक परिवार का कोई आरोप न लगे, इसको भी ध्यान में रखा गया। तो कहने का मतलब यह है कि हम कह सकते हैं कि योगी सरकार का दूसरा मंत्रिमंडल बहुत ही बेहतर, हर क्षेत्र को समायोजित किया गया है। हर क्षेत्र को समायोजित करने के साथ साथ 2024 लोकसभा चुनाव की पृष्ठभूमि बनाई गई है। इसमें किसी प्रकार का ये नहीं कह सकता है कि अमुक की चली है, मोदी की चली है, योगी की चली है, या आरएसएस की चली है, किसी की नहीं चली है, और सब की चली है। तो 2024 लोकसभा चुनाव जीतने के समीकरण के तैयारियों की चली है। निश्चित रूप से हर नाम
का अपना उपयोगिता है, हर क्षेत्र में उपयोगिता है। और जिन जातियों से जो नाम लिए गए हैं वो निश्चित रूप से निर्विवाद विवाद रहित हैं और उनके अहम उनके उनके जो है महत्वता को देखते हुए उन्हें मौका दिया गया है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि एक एक नाम जो मैंने आप सूची पढ़ी है, केशव मौर्य से ले ब्रजेश पाठक से लेकर के दिनेश सिंह से लेकर के आपका जय प्रताप सिंह से लेकर मैंकर सिंह, दयाशंकर सिंह, सबका अपना एक महत्व है। इसलिए योगी मंत्रिमंडल दूसरे कार्यकाल बेहतरीन मंत्रिमंडल है। अब इस मंत्रिमंडल के सामने चुनौतियां भी बहुत हैं, कम नहीं है, क्योंकि जनता ने ये पहली बार है जो 35 सालों बाद लगातार सरकार, क्योंकि 80 के बाद 85 में कांग्रेस सरकार बनी थी, उसके बाद कोई भी सरकार रिपीट नहीं हुई। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश में किसी मुख्यमंत्री ने 5 साल कार्यकाल पूरा ही नहीं किया था। कांग्रेस सरकार में किसी मुख्यमंत्री ने 5 साल कार्यकाल पूरा नहीं किया था। इसलिए योगी आदित्यनाथ ने 5 साल का कार्यकाल पूरा और उनके नेतृत्व में चुनाव हुआ और दूसरी बार 2/3 से अधिक बहुमत से जीत कर आए हैं। तो ये कई रिकॉर्ड तोड़े हैं। उसी हिसाब से जनता की आकांक्षाएं बहुत हैं। सामने चुनौतियों का अंबार है, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष के रूप में जैसा माना जा रहा है कि अखिलेश यादव ने लोकसभा से सीट से आजमगढ़ इस्तीफा दिया है, तो विधानसभा में प्रतिपक्ष नेता होंगे। 111 सपा और गठबंधन जोड़े तो 125 विधायकों की संख्या है। तो विपक्ष का भी अब की मजबूती से अपनी लड़ाई लड़ेगा, तो विपक्ष का भी सामना करना है। और योगी आदित्यनाथ को दूसरे की नहीं, अपने ही पहले कार्यकाल की तुलना करके उसी के समीक्षा करते हुए अपने ही कार्यकाल से आगे बढ़ना है और जन आकांक्षाओं पर खरा उतरना पड़ेगा। अब देखना है कि कितना बेहतरीन तरीके से समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। समस्याओं का अंबार है, जनता की उम्मीदों की एक बहुत बड़ी जनता को बहुत बड़ी उम्मीदें हैं। उम्मीदों पर कैसे खरा उतरते हैं, समस्याओं को कैसे उभरते हैं, विपक्ष के किस तरीके से उनके विपक्ष के संघर्ष के, विपक्ष के आरोपों को, विपक्ष के किस संघर्ष को कैसे रोकते हैं, ये तमाम चुनौतियां हैं। लेकिन एक बार फिर मैं कह सकता हूं कि योगी आदित्यनाथ का दूसरा कार्यकाल बहुत ही बेहतर और 2024 लोकसभा चुनाव की समीकरण की तैयारियों को लेकर बनाया गया है। धन्यवाद।